नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का 17 मार्च को है, जिसके लिए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है आई दृष्टि की, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। तो बहुत ही चुनिंदा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ही जल्द करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। आज राष्ट्रीय का लास्ट टॉपिक है, आज जो है लास्ट क्लास होगी। अगली क्लास आपका अंतरराष्ट्रीय करंट से शुरू होगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पूरा करंट अफेयर एक साथ देख सकते हो, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पहला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अब ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण जो 22-23 का बजट था उसके दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कुल मिला के ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे जनसंख्या को, ऐसी अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा को, ऐसे सीमावर्ती गांवों को, देखो लिखा है ना गांवों को, मतलब योजनाओं से परिपूर्ण करना जो लाभ से वंचित रह जाते हैं, इनके लिए ही चलाया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक। और क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया था, तो ऑप्शन दे देते हैं। तो याद रखना है, गृह मंत्री अमित शाह ने। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव केबिथू में लॉन्च किया गया। केबिथू, केबिथू से याद आ गया होगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है केबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहीं पर लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार की योजना है, ठीक। इसकी मंजूरी 22-23 से 25-26 के लिए प्रदान की गई है, मतलब वित्त वर्ष 22-23 से 25-26 के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। तो ये याद रखना है कि कुल कितने गांव हैं, 46 ब्लॉक हैं, 19 जिले हैं। कौन से राज्य हैं? राज्य इंपॉर्टेंट है, भले गांव ना याद रहे, इंपॉर्टेंट है राज्य। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पहले चरण, मतलब इसी में पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांव की पहचान की गई है, जिसमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। मतलब जो पहला चरण है उसको शुरू किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, तो उसमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं, यहाँ से शुरू किया जाएगा। सबसे गांव अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के लोग ये सोचा करते हैं जैसे कि यार थोड़ा सा मुंबई आ जाए, थोड़ा सा दिल्ली आ जाए तो अच्छा काम मिलेगा, लेकिन जब वहीं पर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो वहीं पर रहेंगे लोग। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये वाले स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काम आएंगे जब आप आईआर पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें, ठीक। चलिए खैर आगे देखें। अगला टॉपिक है एमवी गंगा विलास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक मिशन था और काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो इसी के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं और हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो एमवी गंगा विलास विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज है। क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत
इन राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्ग से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। अब गंगा विलास के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो एमवी गंगा विलास इसी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रयास है। जैसे 13 जनवरी 2023 को इंपॉर्टेंट पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहाँ से शुरू हुई? वाराणसी बनारस से। ठीक, यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। मतलब वाराणसी से कहाँ है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। मतलब वाराणसी गंगा नदी और डिब्रूगढ़ या असम ब्रह्मपुत्र नदी, तो गंगा से ब्रह्मपुत्र को होकर ये जाती है। ठीक, यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल है। मतलब भारत से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए ये कहाँ जाती है? असम जाती है। ठीक, बॉर्डर पार होते हुए। एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज है, जो कि सबसे लंबा है, 1602 किलोमीटर है, तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ढुबरी से सदिया जो कि ब्रह्मपुत्र मतलब असम क्षेत्र में है, से होकर गुजरी है। मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1 एंड 2 इन दोनों से होकर गुजरती है। कौन? एमवी गंगा विलास। क्लियर है? चलो आगे देखें। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो जलमार्ग 1 है ये गंगा भागीरथी से हुगली नदी मतलब तब बना हुआ है, और जलमार्ग 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही बना हुआ है, सदिया से ढुबरी। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से ढुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी, छोटी बड़ी मिलाकर 27 नदी। ठीक, इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश के कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। इंपॉर्टेंट है, पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मिसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। मतलब एक निजी पहल है ये, प्राइवेट है ये, सरकारी नहीं है। तो निजी संचालक कौन है? मिसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ठीक, एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। मतलब पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म और नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित करने में योगदान दे रही है कुल मिला के ये। ठीक, चलिए ये हो गया एमवी गंगा विलास के प्रमुख टॉपिक्स। अब अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है केरल हाई कोर्ट। ये केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अब ये कैसे देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है जो कि अधोलिखित है। आपको पता है कि जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में जो 22 भाषाएं हैं वो अनुसूची नंबर 8 में है। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 6 जोड़ी गई थी, है ना। तो अब 22 भाषाएं कौन सी हैं वो भी देख लो एक बार, क्योंकि कभी कभी अच्छा एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में नहीं है। तो कौन कौन सी है? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। ये भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक, तो पूछ लेगा निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो कभी कभी इंग्लिश आ जाता है ऑप्शन में, तो इंग्लिश नहीं है। लेप्चा भाषा आ जाता है, लेप्चा सिक्किम की है, वो नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई अगर क्षेत्रीय भाषा को प्रकाशित करना है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग आप कर सकते हो। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया था। ठीक है,
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, एक फरवरी 2023 में केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा, कौन क्षेत्रीय भाषा, क्या, मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए थे। मतलब 2 निर्णय क्षेत्रीय भाषा में दिए गए थे, वो किसने किसने दिए थे वो इंपॉर्टेंट है। केरल हाईकोर्ट द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि भारत का पहला है तो देखना पड़ेगा। वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय, मतलब व्हीकल परचेस लोन, और चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय, ये 2 निर्णय थे जो क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए थे। इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के जीवंत प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल याद रखना है कौन सी भाषा है, कौन सा निर्णय है। ठीक, चलिए अगला देखें। अगला है हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। पहले क्या था? पहले गोरखपुर था, अब हो गया है हुबली। हुबली जंक्शन का नाम बदल दिया गया है, क्या? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को समानता SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। 2015 में हुबली जंक्शन के नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। हुबली, देख रहे हो, हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बली जंक्शन कर दिया गया था। लेकिन फिर से 2020 में इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुब्बली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो कि हुब्बली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ क्रम की चट्टान सुनी होगी, कर्नाटक में। जो फैक्ट है इसमें वो देख लेते हैं क्या है, स्मरणीय तथ्य। ठीक, 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 8 को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया है। 12 मार्च 2023 को पीएम मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ा सा ऊपर है। चलिए अगला थोड़ा इसी में देख लेते हैं फैक्ट क्या है। और इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास था। मतलब जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है वो सबसे बड़ा था विश्व का। उसकी लंबाई कितनी थी? तो 1366.33 मीटर है, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा अंदर ही था, है ना, 1366 मीटर। अब वो कितना है? लगभग 1507 मीटर है। ठीक, 1507 ही मीटर है। ठीक है ना, तो पहले और दूसरा याद करना है आपको, बस केवल हुबली जो पहले नंबर पर है, और यूपी का स्पेशल है तो यूपी का याद कर लेना है बस। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों की तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? 2018 में। 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश 8 जिले जैसे बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र शामिल है। याद रखना है आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। विदिशा मध्य प्रदेश का आकांक्षी जिला है। विदिशा जो है भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। विदिशा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलो अगला देखें और क्या क्या लक्ष्य है। तो भैया 8 लाख
करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हो जाना चाहिए, ये 2030 तक। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होना चाहिए। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी होनी चाहिए, मतलब जीवाश्म ईंधन को कम किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाए। वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होनी चाहिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य, अब ये उद्देश्य क्या है? भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है, ये एक उद्देश्य है। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्देश्य उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल याद करना है क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन आधारित और बायोमास आधारित दोनों प्रकार के हाइड्रोजन उत्पादक विधियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन हाइड्रोजन का उत्सर्जन ना होता हो। ठीक, चलिए अगला है इंपॉर्टेंट अपना वायनाड, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है वायनाड। ये भी आपका दक्षिण का है, केरल का है। ठीक है, केरल का है, केरल में ही ज़्यादातर चीज़ें आज पड़ गई हैं अपने को, है ना। चलिए देखते हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया है। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों को खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिला के जो डिजी लॉकर है, आप लोग खुद यूज़ करते हो कि डिजी लॉकर नहीं यूज़ करते हो तो अपनी आईडी बना के ज़रूर यूज करो। डिजी लॉकर में ये है कि आप अपने हाई स्कूल, इंटर या आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी के डॉक्यूमेंट आप उसमें सेव कर सकते हो और फिर आप कहीं भी जाओगे पूरे भारत में उस डिजी लॉकर का उपयोग करके आप अपनी आईडी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, ये डिजी लॉकर बहुत ही अच्छी पहल है, आप लोग इसको ज़रूर यूज करिए और सरकारी योजना है एक। चलिए अगला देखें, इस डिजी लॉकर के लिए और क्या क्या स्मरणीय तथ्य हैं। तो जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। याद करना है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। मतलब जितने भी दस्तावेज हैं, आप प्रमुख दस्तावेज इसमें आप लॉक करके रख सकते हो। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। आप आज ही एक बार डिजी लॉकर डाउनलोड करना, उसका प्रयोग करना। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में उपलब्धि हासिल की है। ठीक, चलिए अगला देखें। फिर से केरल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, केरल के ही बारे में आज इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना। केरल क्या है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियां तक स्वतंत्र रूप से पहुंचाने की सुविधा देता है। मतलब कहने का कि आप बिना बैंक में उपस्थित हुए बिना घर बैठे बैठे पूरी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति, तो ऐसा करने वाला और कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसे का लेन देन कुछ भी आपको करना हो तो वो आप घर बैठे कर सकते हो। बैंकिंग राज्य कौन सा बना है, केरल। ठीक, अब इसमें फैक्ट क्या है देख लेते हैं। इसमें फैक्ट है
7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने की है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। मतलब आरबीआई की एक योजना थी, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता, उसके तहत ये कार्य किया गया है। 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था 2021 में, लेकिन अब पूरा केरल ही बन गया है। ठीक, चलिए अगला देखें। अगला है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्मार्ट, SMART, स्मार्ट का पूरा नाम जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह मतलब डायबिटीज, मेलिटेज, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह है स्मार्ट कार्यक्रम, मतलब मेडिकल से संबंधित है ये। और क्या है याद करने वाली चीज? 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म भी याद रखना है। पूछ लेगा स्मार्ट किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद से संबंधित है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। ठीक, NCISM और CERAS ने संयुक्त रूप से स्मार्ट योजना को शुरू किया है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थाएं हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। अच्छा ठीक, समाप्त हो गया है। इसमें केवल आपको इतना याद करना है, 1 मिनट, स्मार्ट योजना का पूरा नाम क्या है, स्मार्ट किससे संबंधित है, इतना आपको केवल पता होना चाहिए। कौन कौन सी संस्थाएं? तो 2 ही संस्थाएं हैं। कौन कौन सी दोनों संस्थाएं हैं? ये आपकी दोनों संस्थाएं हैं, NCISM और CCRAS। ठीक, अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, UPPCS का पेपर 17 मार्च को है। मैं जो करंट अफेयर है, याद रखना, मैं करंट अफेयर जो है आपका 10 मार्च तक पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। 10 मार्च तक पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। ठीक, आप लोग इसको रेगुलर पढ़ें। अब चूंकि मैं पढ़ाने को तो एक ही दिन में कवर करा दूं पूरी किताब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आप पढ़ोगे भी नहीं, बोर होने लगेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरे करंट अफेयर के वीडियोस हैं, आप उसको देखिए। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा केवल वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आते हैं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए वही मैं केवल करा रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका आराम से 17 मार्च के पहले ही आराम से कवर हो जाएगा। फिर 7 दिन का टाइम बचेगा, लगभग हफ्ते भर का टाइम बचेगा, उसमें आराम खूब से रिविजन कीजिए आप। ठीक, एक चीज़ और, जिनका भी यूपी पुलिस का पेपर था, जो पीसीएस भी दे रहे हैं ऐसा नहीं है, जिनका भी यूपी पुलिस का पेपर था, तो वो अपने पूरे जितना भी ग्रुप है उसमें फैला दें कि 23 फरवरी यानी कि कल लखनऊ चलना है। ठीक है ना, लखनऊ चलना है, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। हालांकि मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, अलग वीडियो में बोलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे भी एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है।
अगले वीडियो जो होगा करंट अफेयर का वो होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अपना राष्ट्रीय हो गया है पूरी तरीके से, अब आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।